हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 43 को डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया था कि कौन से केसेस में पेनल्टीज और कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में, जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है उस केस की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपील्स के बारे में और साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। हम जानते हैं कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी या सब्सक्राइबर जब भी इस एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन करेगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि उल्लंघन हुआ है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कुछ ऑर्डर देगा और इनके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, यानी कि जुर्माना लगा सकता है। इसी तरह से कंट्रोलर भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है और किसी भी दूसरी तरह के ऑर्डर उसको दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और कंट्रोलर का ऑर्डर फाइनल है? क्या इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील करी जा सकती है? हम मान लेते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर अपील करना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? सर्टिफाइंग अथॉरिटी या सब्सक्राइबर जब भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कंट्रोलर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो उस अपील को लेकर वो जाएंगे साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल एक तरह का स्पेशल कोर्ट होता है। इसके नाम में ही लिखा गया है अपीलेट। अपीलेट यानी जहाँ पर अपील करी जाती है, और ट्राइब्यूनल होता है कोई भी एक स्पेशल कोर्ट। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल एक ऐसा स्पेशल कोर्ट है जो कि आईटी एक्ट की सारी अपील्स को देखता है। जब भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर के अगेंस्ट किसी को अपील करनी है तो वो अपनी अपील लेकर जाता है इस स्पेशल कोर्ट में, जिसका नाम है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल, शॉर्ट में CAT। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल की एस्टैब्लिशमेंट की बात करी गई है सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 ने पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक ऐसी अपीलेट ट्राइब्यूनल बना सकता है या इंडिया में एक से ज़्यादा बना सकता है अलग अलग जगह पर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जिसमें साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल डील करेगा, और कौन सी जगह, कौन सा ऐसा एरिया होगा जहाँ पर साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन होगी। सेक्शन 49 बात करता है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के कॉम्पोजिशन की। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल को हेड करता है एक चेयरमैन, और उस चेयरमैन के अंडर काम करते हैं कुछ मेंबर। ये चेयरमैन और मेंबर साथ मिलकर बनाते हैं साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। मेंबर कितने होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमारे एक्ट में नहीं लिखा गया है कि साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में कितने मेंबर होने चाहिए। इसके बाद चेयरपर्सन और मेंबर, इन दोनों का सिलेक्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद लेकर। मैंने आपको बताया कि साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल एक तरह का स्पेशल कोर्ट होता है जो आईटी एक्ट की अपील्स को देखता है। अलग अलग अपील्स को देखने के लिए साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल कुछ तरह के बेंचेस बना देता है। ये बेंचेस उसी तरह से होते हैं जैसे कोर्ट के बेंचेस होते हैं। इस एक बेंच में एक या एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। एक बेंच में कितने मेंबर होंगे और कौन कौन से मेंबर होंगे ये बात डिसाइड करेगा हमारा चेयरपर्सन। चेयरपर्सन चाहे तो एक बेंच से दूसरे बेंच में किसी भी मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर एक बेंच के अंदर और मेंबर्स ऐड कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 49 में ये भी लिखा गया है कि साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के जितने बेंचेस होंगे वो न्यू दिल्ली में बैठेंगे या फिर ऐसी अलग अलग जगह पर बैठेंगे जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन बनने के लिए और मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं, और वो कितने टाइम पीरियड तक चेयरमैन या मेंबर बन के रह सकते हैं, यानी कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस। क्वालिफिकेशंस की बात करी गई है सेक्शन 50 में और टर्म ऑफ ऑफिस की बात करी गई है सेक्शन 51 में। सबसे पहले चेयरमैन की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल का चेयरमैन सिर्फ वो पर्सन बन सकता है जो कि एक जज है हाई कोर्ट में, या फिर जो जज रह चुका है हाई कोर्ट में, या फिर वो क्वालिफाइड है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन जो होगा वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा। मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स दो तरह के होते हैं,
जुडिशियल मेंबर और अदर मेंबर। जुडिशियल मेंबर को लॉ और जुडिशरी की पूरी नॉलेज होती है। किसी भी पर्सन को अगर हम लोग जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो होना चाहिए इंडियन लीगल सर्विस में से। इसके अलावा हमारे एक्ट में कुछ और भी कंडीशंस दी गई है जो कि एक जुडिशियल मेंबर को पूरी करनी पड़ेगी। अगर किसी पर्सन को हम लोग जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन लीगल सर्विस में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट का 1 साल तक। अगर उसको एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग उसमें ऑप्शन दे देते हैं कि इंडियन लीगल सर्विस में किसी भी ग्रेड 1 पोस्ट पर वो रहे कम से कम 5 साल के लिए। इसमें इंडियन लीगल सर्विस तो कंपलसरी है। उसके अलावा हमारे पास कंडीशंस हैं जिनमें से एक पूरी करनी है, या तो वो एडिशनल सेक्रेटरी रहा हो 1 साल तक या फिर वो ग्रेड 1 पोस्ट पर रहा हो कम से कम 5 साल के लिए। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के अदर मेंबर्स एक्सपर्ट्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल का काम है आईटी एक्ट की अपील्स को देखना। तो इसमें हमने कुछ ऐसे मेंबर्स तो रख दिए जिनको कानून की पूरी जानकारी है, लेकिन केस के फैक्ट्स को समझने के लिए हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर्स को, सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझते हों, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हों। इसके लिए हमने रखे हैं अदर मेंबर। अदर मेंबर आईटी फील्ड के या ऐसी फील्ड्स के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उन फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे एक्ट में कुछ और भी कंडीशंस दी गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अदर मेंबर को अपॉइंट करेगी तो उन्होंने कौन सी क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। हमारा एक्ट कहता है कि साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल का अदर मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। एक कंडीशन है कि वो एडिशनल सेक्रेटरी रहा हो गवर्नमेंट का कम से कम 1 साल के लिए, या फिर इसके बराबर किसी और पोस्ट पर रहा हो। तो यानी कि हमारा जो अदर मेंबर है वो आईटी का एक्सपर्ट है और एडिशनल सेक्रेटरी रह चुका है गवर्नमेंट का। अगर वो एडिशनल सेक्रेटरी नहीं रहा है तो उस केस में उसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट का। यानी कि या तो एक पर्सन आईटी का एक्सपर्ट है और एडिशनल सेक्रेटरी रहा है 1 साल के लिए, या फिर वो आईटी का एक्सपर्ट है और वो जॉइंट सेक्रेटरी रहा है कम से कम 7 साल के लिए। ये थी क्वालिफिकेशंस चेयरमैन और मेंबर बनने के लिए, जो कि सेक्शन 50 में लिखा गया है। अब आते हैं सेक्शन 51 में, जो कि बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस की, यानी कि चेयरपर्सन और मेंबर कितने टाइम तक अपने ऑफिस में रहेंगे। 5 साल की टर्म होती है दोनों की, चेयरमैन की भी और मेंबर्स की भी, यानी कि वो 5 साल तक चेयरमैन बने रहेंगे या मेंबर बने रहेंगे। अगर इन 5 साल के दौरान मेंबर या चेयरपर्सन 65 ईयर्स का हो जाता है तो उनको ऑफिस उसी टाइम छोड़ना पड़ेगा। तो हमारी कंडीशन ये हो गई कि या तो वो 5 साल तक रहेंगे या फिर जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं। जो भी पहले आ जाए, 5 साल पहले पूरे हो गए तो उनकी टर्म ख़त्म हो जाएगी, अगर वो 65 ईयर्स के हो गए तब भी उनकी टर्म ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 56 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, इसको बहुत ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है तो आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ये नहीं है। सेक्शन 52 बात करता है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरीज की, उनके अलाउंसेस की। इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि सैलरी, अलाउंस और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके अलावा सेक्शन 52A बात करता है चेयरमैन की पावर्स के बारे में। सेक्शन 52A कहता है कि चेयरमैन के पास पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस होगी और वो मीटिंग्स को हेड करेगा। इसके अलावा और कोई पावर जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। सेक्शन 52B कहता है कि चेयरमैन का काम होगा कि वो ट्राइब्यूनल का जितना भी बिजनेस आता है, यानी जितनी भी अपील्स आती हैं ट्राइब्यूनल के पास, उन सारी अपील्स को वो डिवाइड कर देगा अलग अलग बेंचेस में कि इस अपील को आप डील करो, इस अपील को आप डील करो। इसके अलावा एक बेंच का और कौन से मैटर्स में डीलिंग होगी वो भी चेयरमैन ही डिसाइड करेगा। सेक्शन 52C बात करता है कि चेयरमैन कभी भी किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है एक बेंच से दूसरे बेंच पर, अगर उसको कोई एप्लीकेशन आती है इसके रिगार्डिंग।
सेक्शन 52D, ये सेक्शन कहता है कि अगर एक बेंच के दो ही मेंबर हैं और दोनों मेंबर्स का ओपिनियन अलग अलग है, एक फेवर में डिसीजन देना चाहता है, एक अगेंस्ट डिसीजन देना चाहता है, तो ये दोनों मेंबर जाएंगे चेयरपर्सन के पास, चेयरपर्सन को जाकर बताएंगे कि ये पॉइंट्स हैं जहां हमारा ओपिनियन अलग है। उसके बाद चेयरपर्सन उन सारे मेंबर्स को इकट्ठा करेगा जिन्होंने पहले कभी इस केस की सुनवाई की है। उन सारे मेंबर्स को मिलाकर चेयरपर्सन और दो मेंबर बेंच के, इनका जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही डिसीजन लिया जाएगा। सेक्शन 53 कहता है कि जब भी चेयरपर्सन या मेंबर की सीट खाली हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है, तो उस वैकेंसी को भरने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करेगी वैकेंसी को भरने के लिए। सेक्शन 54 कहता है कि जब भी किसी चेयरपर्सन या मेंबर को रिज़ाइन करना है, तो वो एक हैंड रिटन नोटिस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो किसी भी मेंबर को या चेयरपर्सन को हटा सकती है, अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि उन्होंने किसी तरह का मिसबिहेवियर किया है। सेक्शन 55 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब भी किसी को चेयरपर्सन बनाया है या मेंबर बनाया है, तो इस बात पर कोई भी पर्सन सवाल नहीं उठा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। इसके अलावा अगर ट्राइब्यूनल के डिसीजन को कोई क्वेश्चन कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि मेंबर गलत अपॉइंट किया गया है ट्राइब्यूनल में या चेयरपर्सन गलत अपॉइंट किया गया है, तो इस बात पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लास्टली सेक्शन 56 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ भी प्रोवाइड करवा सकती है जैसा उसको सही लगे। ये एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर चेयरपर्सन के अंडर काम करेंगे, उसकी सुप्रिटेंडेंस में काम करेंगे। सेक्शन 57 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बात करता है कि साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील किस तरह से करी जा सकती है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है किसी भी पार्टी को और वो पार्टी उस ऑर्डर से एग्रीवेटेड है यानी कि पीड़ित है, तो वो अपनी अपील लेकर जा सकती है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। इस अपील की सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिस केस में अपील नहीं करी जा सकती है। ये एक्सेप्शन क्या है कि ये जो ऑर्डर दिया गया है, अगर कंट्रोलर ने या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने सारी पार्टीज़ की आपसी सहमति से ऑर्डर दिया है, उनके कंसेंट से ऑर्डर दिया है, तो उस केस में कोई अपील नहीं करी जा सकती है। इसके बाद सेक्शन 57 बात करता है इस अपील के टाइम पीरियड की। अगर कोई भी पार्टी साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील लेकर जाती है, तो वो ये ऑर्डर मिलने के 45 दिन के अंदर अंदर अपील करे। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने 20 मार्च को कोई ऑर्डर दिया, पार्टी को वो ऑर्डर रिसीव हुआ 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद पार्टी के पास 45 दिन है अपील करने के लिए। इसमें भी एक ढील दी गई है, एक एक्सेप्शन दिया गया है। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो किसी भी पार्टी की अपील को एक्सेप्ट कर सकती है 45 दिन एक्सपायर होने के बाद भी। अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है, उसको लग रहा है कि किसी बहुत ज़रूरी कारण की वजह से ये पार्टी 45 दिन के अंदर अंदर अपील नहीं कर पाई, इस केस में ट्राइब्यूनल उसकी अपील को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 57 कहता है कि ये जो अपील करी जाएगी, ये ऐसे फॉर्म में करी जाएगी जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। फॉर्मेट क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशंस में बता देगी। और अपील करने के लिए पार्टी को कुछ फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, और ये कितनी फ़ी होगी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगा। इसके आगे जैसे ही साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील मिलेगी, तो साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल उसकी सुनवाई करेगा और जितनी भी पार्टीज़ केस से रिलेटेड हैं उन सबको अपनी बात रखने का मौका देगा। इन सारी पार्टीज़ की बातें सुनने के बाद साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर पास करेगा। इस ऑर्डर में वो चाहे तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करी गई है उसमें कोई चेंज ला सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, या उसको कम्प्लीटली रद्द कर सकता है, या उसको कंफर्म भी कर सकता है।
साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल ने जो डिसीजन लिया है या जो ऑर्डर पास करा है, उस ऑर्डर की कॉपी साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल को हर एक पार्टी को भेजनी पड़ेगी जो भी केस से रिलेटेड थी, जिसने अपील करी है और जिसके खिलाफ अपील करी है, सबको। इसके अलावा सेक्शन 56 कहता है कि ट्राइब्यूनल को हर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि सारे केसेस और अपील्स 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाएं। ये 6 महीने की लिमिट कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारे एक्ट में लिखा गया है कि उसको कोशिश करनी है कि सारे केसेस को वो 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर दे। सेक्शन 58 को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की। हमारा लॉ दो तरह का होता है, एक सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ क्राइम, ऑफेंसेस, पनिशमेंट्स के बारे में डील करता है और सिविल लॉ होता है डिस्प्यूट्स के बारे में, कि दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कंपनसेशन कोई डिमांड कर रहा है, तो जितने भी सिविल लॉ के केसेस होंगे वो जाएंगे सिविल कोर्ट में, उनकी सुनवाई होगी सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट किस तरह से काम करेगा, किस तरह से वो सुनवाई करेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो सब लिखा गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बताता है कि एक सिविल कोर्ट किस तरह से काम करेगा। सेक्शन 58 में लिखा गया है कि ट्राइब्यूनल, जो कि एक स्पेशल तरह का कोर्ट ही है, वो बाउंड नहीं होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। यानी कि उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना। ट्राइब्यूनल सुनवाई करते दौरान प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा और इस एक्ट के प्रावधानों को, प्रोविजंस को फॉलो करेगा और उसके अनुसार ही अपनी जजमेंट भी देगा। इसके अलावा सेक्शन 58 ने कहा है कि ट्राइब्यूनल के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि एक सिविल कोर्ट को दी गई हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर। यानी कि ट्राइब्यूनल को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की लाइबिलिटी नहीं मिली है, लेकिन उसके अंडर जितनी पावर्स दी गई है कोर्ट को, वो सारी पावर्स ट्राइब्यूनल के पास हैं। इसके बाद सेक्शन 58 कहता है कि जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगी, सुनवाई होंगी ट्राइब्यूनल के अंडर, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल सुनवाई ही माना जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सिविल कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं वो ट्राइब्यूनल को भी दी गई हैं। सेक्शन 58 इन्हीं पावर्स के बारे में जिक्र करता है। ट्राइब्यूनल चाहे तो किसी भी पर्सन को समन कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को वो हाजिर होने के लिए कह सकती है और उनकी शपथ ले सकती है। ट्राइब्यूनल चाहे तो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की मांग कर सकती है, उनको पेश करने के लिए कह सकती है। ट्राइब्यूनल एफिडेविट्स के ऊपर एविडेंस भी ले सकती है। किसी तरह का कमीशन वो इशू कर सकती है विटनेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए। जितने डिसीजंस ट्राइब्यूनल ने लिए हैं उनको रिव्यू भी कर सकती है। किसी भी एप्लीकेशन को, डिफ़ॉल्ट को वो डिसमिस भी कर सकती है और कोई भी मैटर या ऐसी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। सेक्शन 59 से सेक्शन 61 अगेन नॉन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 59 कहता है कि जिस भी पर्सन ने अपील करी है वो चाहे तो खुद अपना केस प्रेजेंट कर सकता है ट्राइब्यूनल के आगे, या वो चाहे तो किसी लीगल प्रैक्टिशनर की मदद ले सकता है, यानी किसी एडवोकेट को वो अपॉइंट कर सकता है अपना केस रखने के लिए। सेक्शन 60 कहता है कि लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस ट्राइब्यूनल के ऊपर भी लागू होंगे। लिमिटेशन एक्ट में लिखा गया है कि किसी भी केस को फाइल करने की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, तो उसके जितने भी प्रोविजंस होंगे वो सारे ट्राइब्यूनल के ऊपर लागू होंगे। सेक्शन 61 कहता है कि जिन भी केसेस में ट्राइब्यूनल या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को पावर दी गई है डिसीजन लेने की, किसी भी दूसरे कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, वो ऐसे केस में डील नहीं कर सकते हैं जिनकी पावर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास है या ट्राइब्यूनल के पास है। आगे आते हैं सेक्शन 62 पर। हम जानते हैं कि किसी भी कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट कोई अपील करना चाहता है तो वो जाएगा साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल अपना एक ऑर्डर दे देगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पार्टी
इस ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है और इसके अगेंस्ट अपील करना चाहती है, तो वो कहाँ जाएगी? सेक्शन 62 कहता है कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो वो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। इसमें सेक्शन 62 में ये भी लिखा गया है कि इस अपील का टाइम पीरियड कितना होगा। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर कोई भी पार्टी अपील कर सकती है हाई कोर्ट में जाकर। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हाई कोर्ट चाहे तो 60 दिन के बाद भी किसी की अपील एक्सेप्ट कर सकता है अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है, उसको लग रहा है कि कोई पार्टी किसी ज़रूरी कारण की वजह से 60 दिन के अंदर अंदर अपील नहीं कर पाई। उस केस में हाई कोर्ट उनकी अपील एक्सेप्ट कर लेगा। इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम और ऑफेंसेस के बारे में। थैंक यू।